नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको हम जानकारी दे दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। गांधी परिवार के बेहद करीबी थे मोतीलाल वोरा, जिनका निधन हो गया है। एमपी के 2 बार सीएम और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे वोरा। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपना दुख प्रकट किया है। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था और आज उनका निधन हो गया है। लंबी बीमारी के चलते आज उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। एमपी के 2 बार सीएम और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं मोतीलाल वोरा। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। गांधी परिवार के बेहद करीबी थे मोतीलाल वोरा। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। वो काफी लंबे समय से जो है अस्पताल में भर्ती थे और आज उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिल्ली के फोर्टिस एक्सकॉट अस्पताल में उनका निधन हुआ है। वे 93 साल के थे। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और वहीं मोतीलाल वोरा के निधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक जताया। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और शानदार इंसान थे। हम उन्हें काफी मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरा प्यार और संवेदनाएं। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होने लगी है। तृणमूल कांग्रेस का किला उखाड़ने की कोशिश में लगी बीजेपी को टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है कि वो चुनाव में दाही का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया ने बीजेपी को लेकर जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार किया हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दाही का आंकड़ा पार करने में भी संघर्ष करना पड़ेगा। अपने ट्वीट को सेव करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का प्रदर्शन इससे बेहतर रहता तो वह इस जगह को छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर की चुनौती को स्वीकार करते हुए बीजेपी ने जवाबी ट्वीट दागा है। बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद खालिद इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर खालिद, किस तरह से आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर बीजेपी काफी सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी का क्या भविष्य आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं? देखो, बीजेपी सिर्फ इसी इलेक्शन में इतनी एक्टिव नहीं हुई है। जो पिछला इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें भी बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से ज्यादा सीटें ले, और उन्होंने सीटें ली भी उसमें पश्चिमी बंगाल में। तो जहां तक सवाल है इस इलेक्शन का, इस इलेक्शन में वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो तृणमूल कांग्रेस का वहां पर अच्छा दबदबा है उसको खत्म करके अपनी सरकार बनाएं। उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी और टीएमसी की लीडरशिप को अपना किला बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खास तौर पर जब कुछ लीडर अभी कल परसों तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं और उनका कुछ इलाकों में अच्छा खासा दबदबा है, तो एक चिंता की विषय जो है वो टीएमसी के लिए है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का पर्पस है कि वेस्ट बंगाल की राजनीति को किसी तरह से ध्रुवीकरण करना, और क्योंकि वहां पर तकरीबन 27% मुस्लिम वोट है और वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम देखें सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में यूपी के बाद वेस्ट बंगाल में। वहां पर जिस तरह से वो मुद्दा उठाना चाहते हैं इसका, ये जो बांग्लादेशी आते हैं उनका मुद्दा, उनको हम निकाल करके बाहर करेंगे। हालांकि अभी तक किसी को निकाला नहीं है, ना निकाल पाए हैं, लेकिन ये ध्रुवीकरण करने के लिए एक बड़ा तकड़ा मुद्दा जो है वो सियासत गरमाने के लिए बीजेपी इस्तेमाल करेगी। जहां जहां पर भी बीजेपी ने सत्ता हथियाई है या हथियाने की कोशिश की है, अगर पॉसिबल हुआ वहां पर उन्होंने ध्रुवीकरण किया है।
और प्रशांत किशोर का ये कहना कि दुहाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, जी। हो सकता है ये एक उनकी लंबी चौड़ी छलांग हो। लेकिन इतना जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस को डिसलॉज करना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है। जिस तरह से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जैसे कि तमिलनाडु है या केरला है या तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं काफी मजबूत हैं। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी काफी मजबूत है वहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस है और उसका वहां पर दबदबा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दो तीन तरह से हम देख सकते हैं इसको। जिस तरह से गवर्नर की, वेस्ट बंगाल के गवर्नर की इंटरवेंशन वहां की राजनीति में रही है रिसेंट डेज में, और उनका जो है मीडिया को बयानबाजी करना, जो कि वेस्ट में गवर्नर अक्सर नहीं करते। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रोल वहां पर क्या रहेगा, और साथ में बिहारी पॉपुलेशन वहां पर काफी है। बिहार में बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में है। साथ में असम जो है वहां पर बीजेपी की सरकार है, उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। तो बीजेपी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि आने वाले इलेक्शन में वो तृणमूल कांग्रेस को मात दे सके या कम से कम अपनी सीटें बहुत बढ़ा सके। बिल्कुल, कोशिश जरूर रहेगी बीजेपी की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को इतनी अपेक्षाएं कैसे हैं? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी उत्साहित है, या जो मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनको लेकर लग रहा है कि हाँ बीजेपी अब कमाल कर जाएगी? देखो, जहां तक मुद्दों का सवाल है, बीजेपी अक्सर यही मुद्दा उठा रही है जो बांग्लादेशियों का मुद्दा है। वो इसलिए उनको वहां पर सूट करता है कि उससे आप वोट का बंटवारा कर सकते हैं, ध्रुवीकरण कर सकते हैं। अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस हम लोकसभा के इलेक्शन में देखें, जिस तरह से उनको काफी सीटें मिली हैं और तृणमूल कांग्रेस को से काफी सीटें छीनी हैं, जी। तो इससे लगता है कि बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन एक और दो बड़े फैक्टर हैं जो मैं आपको बता दूं। एक तो फैक्टर ये है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है ओवैसी की, अगर जिसका मुसलमानों के अंदर काफी ज्यादा वो है, जैसे कि इन्होंने अभी किशनगंज वगैरह में अपने कैंडिडेट उतारे और 5 सीटें जीती बिहार के इलेक्शन में। अगर ओवैसी अपने कैंडिडेट उतारता है वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वहां पे वेस्ट बंगाल में, खासतौर पर उन एरियाज में जहां पर मुस्लिम बहुगिनती है, तो वो टीएमसी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक तो ये है। दूसरे एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वगैरह अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे या उनका अलायंस होगा। अगर अलायंस होगा तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। अगर वो अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो बीजेपी को उसका फायदा मिलने की पूरी संभावना हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर खालिद, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी इस समय काफी उत्साहित नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी को उम्मीद है कि इन विधानसभा चुनावों में वो जीत दर्ज करा लेगी। वहीं बात अगर टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की करें तो उन्होंने चुनौती दी है कि बीजेपी दाही का आंकड़ा भी पार कर ले तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्या कमाल कर पाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नए अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले असंतुष्ट और उठापटक वाली कांग्रेस आखिरकार एकजुट हो गई। कांग्रेस के चाणक्य रहे अहमद पटेल के असमय निधन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने फौरन उनकी जिम्मेदारी संभाली और एक कड़ी के रूप में पार्टी में उभरे तनाव को कम करने में मदद की है। अगस्त की कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक के बाद पार्टी में पैदा हुए असंतोष को फिलहाल खत्म कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पत्र लिखने की बात सामने आई थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में पैदा हुए इस संकट के समाधान के लिए आगे कदम बढ़ाया। ये भी पता चला है कि प्रियंका गांधी ने पिछले महीने G23 के प्रमुख नेताओं से बात की और असंतोष की खाई को पाट दिया। उन्होंने अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई सीडब्ल्यूसी की बैठक में सभी से एकजुटता बनाए रखने का आग्रह किया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले सोनिया गांधी की असंतुष्ट गुट समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ शनिवार को बैठक हुई थी। इसमें पार्टी के मौजूदा अंदरूनी संकट के समाधान के लिए असंतुष्ट G23 गुट के नेताओं को सीधे संवाद की राह पर लाने में कांग्रेस नेतृत्व जहां सफल रहा है, वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं और G23 के सदस्यों ने कहा कि प्रियंका ने इस मुकाम तक पहुंचने की पहल की है। उन्होंने राहुल के साथ मौजूद सभी सदस्यों से बात की और उन्हें 10 जनपद के लॉन में रिसीव किया।
और इस मसले पर चर्चा के लिए भी डॉक्टर मोहम्मद खालिद का रुख कर लेते हैं। वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर खालिद, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के G23 के वो नेता जो कि असंतुष्ट नजर आ रहे थे, फिलहाल उनमें संतोष दिख रहा है। जो वहां पर खाई नजर आ रही थी वो खाई को पाट लिया गया है और ये जानकारी मिल रही है कि इन सब के पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा का हाथ है। वो संकट मोचक बनकर उभरी हैं। क्या आप मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा में संकट मोचक की छवि है? देखो, दो तीन चीजें इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो यह है कि अहमद पटेल का अपना एक रुतबा था। अहमद पटेल को बहुत कुछ पता था कांग्रेस की वर्किंग के बारे में, और अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ उसका तालमेल काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से लोग उसकी बात मानते भी थे। सीनियर लीडरशिप, और उनको यह भी पता था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है वो उन पर काफी विश्वास करती हैं। इसलिए अहमद पटेल का मुकाबला प्रियंका गांधी अभी से नहीं हम कर सकते, उसमें काफी टाइम लगेगा। दूसरी चीज, प्रियंका गांधी का खुद जो कांग्रेस की वर्किंग में इंटरफेरेंस है या जो उनका योगदान है, वो हमने उस समय भी देखा जिस समय क्राइसिस आया राजस्थान में, जब सरकार गिराने की कोशिश की गई और वहां पर एक गुट अलग हो गया, और उसमें भी प्रियंका गांधी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था। इसी तरह से यूपी में भी कई जगह पे हमने देखा है कि प्रियंका गांधी रोल प्ले कर रही है ताकि सबको इकट्ठा किया जा सके। ये तो प्रियंका गांधी है। आने वाले दिनों में उसको सरकार जो है, पार्टी क्या क्या रोल देती है, कहां कहां पर वो अपने आप को प्रूव कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस क्राइसिस में भी प्रियंका गांधी का रोल जो है वो नुमाया तौर पर सामने नजर आया है, जो मीडिया में भी काफी रिपोर्ट हुआ है और वैसे भी देखने में मिला है। जहां तक सवाल है कांग्रेस की लीडरशिप पर, मैं आपको बताता हूं कि जहां तक सोनिया गांधी जी का सवाल है, एक एज फैक्टर है, सेहत का फैक्टर है, जिसकी वजह से कांग्रेस को एक स्टेबल लीडरशिप देने की तो जरूरत है। वो स्टेबल लीडरशिप राहुल गांधी दें या कोई और दे, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी या एआईसीसी डिसाइड करेगी आने वाले दिनों में, जिस तरह से इलेक्शन जो है वो शुरू हो रहा है जी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये जितने भी रेबल्स थे या जिन्होंने ये लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को, उसमें आपको पता है कि गुलाम नबी आजाद भी थे, कपिल सिब्बल वगैरह भी थे। उन्होंने जो लेटर लिखा, उस लेटर लिखने के बाद ये जो पहल की गई और मीटिंग बुलाई गई, इसमें सारा असंतोष दूर नहीं हुआ है। मेरा अपना मानना यह है, ठीक है एक पहल जरूर हुई है। उस पहल में जितने भी लीडर हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम इकट्ठे मिलकर के चलेंगे, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है, क्योंकि रूलिंग में रही है एक लंबे समय तक, इनके लीडर जो हैं वो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करने में काफी ज्यादा उनमें क्षमता नहीं है या वो नहीं कर पाते। लीडरशिप में ज्यादा लोग हैं जी। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कांग्रेस की ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर्स हैं, कैडर है, वो या तो डिमोरलाइज्ड है या दूसरी पार्टियों में चला गया है। नई रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी को नई रिक्रूटमेंट करके, नए कैडर को क्रिएट करके ग्रास रूट लेवल पर जब तक मेहनत के साथ उनको आगे नहीं बढ़ाता, उसके लिए एक बड़ी डेडिकेटेड लीडरशिप चाहिए। उसके लिए जो है एडहॉक लीडरशिप नहीं चलेगी, संगठन को क्योंकि इस मजबूत समय करने की सिचुएशन बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस के लिए। काफी जरूरी है कि वो संगठन को बहुत ज्यादा मजबूती दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी संकट मोचक बनकर उभर रही हैं। अहमद पटेल की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और G23 ग्रुप के जो नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, कहीं ना कहीं उनका तनाव कम करने में एक अहम भूमिका प्रियंका गांधी ने अदा की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन सूबे की राजनीति गरमाने लगी है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आप यूपी की योगी सरकार पर हमला कर रही है। सोमवार को आम आदमी पार्टी की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि आदित्यनाथ के 4 साल उत्तर प्रदेश हुआ बदहाल। आपकी ओर से इसी के साथ एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें मीम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर प्रदेश की समस्याओं को गिनाया गया है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार यूपी सरकार पर आक्रामक है। सरकारी स्कूल से लेकर कई अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी यूपी सरकार पर निशाना साध रही है, तो सोमवार को ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। यूपी में आवारा गायों के मुद्दे पर प्रियंका ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश से आई मृत गायों की तस्वीरों को देखकर विचलित होकर मैं ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री यूपी सरकार को लिख रही हूं। प्रदेश की कई गौशालाओं में यही स्थिति है। इस समस्या को सुलझाने के मॉडल मौजूद हैं। गौमाता की देखभाल की घोषणाओं के साथ साथ योजनाओं को अमली जामा पहनाना जरूरी है। आपको बता दें कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, तो आम आदमी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार यूपी चुनाव लड़ने की बात कह दी है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन सूबे की राजनीति गरमाने लगी है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आप यूपी की योगी सरकार पर हमला कर रही है। सोमवार को आम आदमी पार्टी की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि आदित्यनाथ के 4 साल उत्तर प्रदेश हुआ बदहाल। आपकी ओर से इसी के साथ एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें मीम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर प्रदेश की समस्याओं को गिनाया गया है। वहीं हम आपको जानकारी दे दें कि प्रियंका गांधी ने भी योगी आदित्यनाथ के नाम एक चिट्ठी लिखी है और प्रदेश में गायों की स्थिति को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गायों के संवर्धन के लिए तमाम जो योजनाओं की घोषणा की जा रही है, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना काफी जरूरी है। तो चुनावी हलचल उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इस मसले पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय झा जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, देखिए, जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां लगातार हमलावर रही है, अब आम आदमी पार्टी भी यूपी के विधानसभा चुनाव में कूदने का मन बना चुकी है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कुछ लोग जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति लगभग वही है। आप याद कीजिए, आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में ढिढोरा पीटा था कि दिल्ली की जीत के बाद हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। बिहार के अंदर तो एक भी सीट पर उनकी स्थिति नहीं, सब जगह जमानत जब्त हो गए। और देश के अंदर में लड़ने का काम मोदी जी के खिलाफ स्वयं केजरीवाल जी ने किया था, उनकी जमानत जब्त हो गई। तो सवाल यह उठता है कि आज सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार को वहां से उसको मात देना या उसके खिलाफ इस प्रकार का एक दम भरना भी बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी ख्याली पड़ाव के साथ ये सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं।
मुझे लगता है सपने देखना चुनाव राजनीतिक क्षेत्र में सबको अधिकार है। मृत्युंजय जी, दिल्ली के देखें, डिप्टी सीएम लेकिन मनीष सिसोदिया का बयान आया है आज। उन्होंने कहा है कि मैं पहुंच रहा हूं लखनऊ और मुझे सरकार समय और टाइम जो है फिक्स करके बता दे, और मैं शिक्षा को लेकर अच्छी खासी बहस करना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर दिल्ली का ज्यादा अच्छा है या यूपी का। देखिए, दिल्ली में जो भी स्तर अच्छा है उसमें दिल्ली में ये उत्तर भारतीय लोगों का ही देन है। ये सपने देख रहे हैं, चाहे सिसोदिया जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, ये दोनों लोग हैं कहाँ के? आज वहां जो रहने वाले लोग हैं वो उत्तर भारतीय हैं और आज लीडरशिप करके ये दिखा रहे हैं कि हम यहाँ के देखने वाले लोग हैं। उत्तर भारतीयों के कारण ही दिल्ली की आज चमक दिखाई दे रही है। उत्तर भारतीय दिल्ली में ना हो और ये हमारे पूर्वांचल जिसको कहते हैं वो लोग ना हो, तो निश्चित रूप से आप दिल्ली में इस प्रकार के सपने देखना इन लोगों का खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसलिए ये मनीष सिसोदिया जी भले बहस कर ले, बहस की चर्चा चला ले, सवाल यह है कि आपकी हैसियत दिल्ली से बाहर कुछ भी नहीं है, इसको भान रखना चाहिए। और दिल्ली में आप अपनी मजबूती देखिए ना, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, कोरोना से किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है। आपने क्या किया दिल्ली में? तो दिल्ली की स्थिति को आप ठीक नहीं, अब जो वादे किए थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम हर चौराहे पर सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे, हर जगह हम उसके लिए सुरक्षा का व्यवस्था करेंगे, लेकिन क्या दिल्ली की घटनाएं कम हुई है क्या? तो इस सवाल यह है कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कुछ चीजों को मुद्दों को पकड़ करके वो चाहते हैं कि दिल्ली में हमने ठीक कर दिया। दिल्ली में जो लोग हैं वो अधिकतर दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, वो खुद अपने बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर दिल्ली को ठीक कर रहे हैं, दिल्ली को बेहतर भी कर रहे हैं और अपनी स्थिति भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आकर के उन्होंने देख लिया अपनी स्थिति, आम आदमी पार्टी की कितनी हैसियत है ये उनको पता है। तो मुझे लगता है और कि उत्तराखंड में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना सक्रिय देखें, हो रही है, बुरी इसको बात लेकर क्या क्या है? कहेंगे झा साहब? उत्तराखंड में भी सक्रिय होने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। देखिए, वो लगातार 2 दिन उत्तराखंड के दौरे पर भी रहे, वहां उन्होंने तमाम अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और वहां पर भी बातचीत की। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है, क्या लग रहा है वहां वहां आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाना चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रयास कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम विकल्प बन जाएंगे। कांग्रेस आज देश के अंदर विकल्प की स्थिति में नहीं हो रही है, इनको लग रहा है कि हम विकल्प हो जाएंगे। तो दिल्ली में कुछ एक सीटों की जो विधानसभा है, आज उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 403 विधानसभा है, दिल्ली की बात करें तो 70 विधानसभा है। बहुत बड़ी एक मार्जिन है, बहुत बड़ा एक अंतर है। इस तरह के बड़े सपने देखना, देखने वाले देख सकते हैं, राजनीति में सबको देखने का अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात अगर आम आदमी पार्टी सोचती है तो ये केवल ख्याली पलाव के अलावा कुछ भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में पहले भी जब इन्होंने आने का प्रयास किया था तो दिल्ली में इनकी सीट सिमट गई थी। आपको याद होगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में निकल कर आई थी, बाद में जो मेजोरिटी नहीं बनने के स्थिति में फिर पुनर्चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर, फिर जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इसलिए उनको पता है कि अगर हम दिल्ली से बाहर गए तो दिल्ली में उनकी चूल्हे हिल जाएगी, वो फिर वापस पौधे में गिरेंगे। इसलिए मुझे लगता है दिल्ली में जो उन्होंने वादा किया है दिल्ली के लोगों से, पूर्वांचल के लोगों से, उस वादों पर वो खरा उतरे तो मुझे लगता है शायद दिल्ली का भला होगा और आम आदमी पार्टी का भी भला होगा। ठीक है, प्रियंका गांधी ने जो पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ को, उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने गायों की स्थिति पर चिंता जताई है कि प्रदेश में जो इस समय गौमाता की स्थिति है उसको लेकर मैं चिंतित हूं और योजनाओं की घोषणा के अलावा इन योजनाओं को अमली जामा पहनाना जरूरी है। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की गई हैं। देखिए, मुझे खुशी है कि कम से कम ये लोग अब गाय की चिंता तो कर रहे हैं। पहले तो गाय जो है कि इनका कोई विषय ही नहीं था, मुद्दा ही नहीं था। हम लोग जब उठाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते थे और तो ये लोग टीका टिप्पणी करते थे कि नहीं, गाय तो हमारे लोग सब खाते हैं, गाय तो हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट के लोग खाते हैं, तो क्यों भाई गाय पर क्यों विषय बनाना। आज जहां जहां वो चुनाव लड़ने के लिए स्वयं राहुल गांधी गए हैं वहां भी लोग खाते हैं, तो वहां इनको विषय नहीं था। आज कम से कम प्रियंका गांधी को इतनी चिंता तो हुई गाय के बारे में, तो निश्चित रूप से यह संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के लिए, गायों के संरक्षण के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इनको चिंता बढ़ रही है और मुझे खुशी है कि इनकी और चिंता बढ़नी चाहिए। और हमारे लिए और अच्छा है कि जब ऐसे लोग सवाल उठाते हैं तो हम और उसके लिए ज्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं। इसलिए तो क्या आप ये मान रहे हैं मृत्युंजय झा जी कि वाकई में प्रदेश में गायों की स्थिति ठीक नहीं है? नहीं, हम तो नहीं मान रहे, हम तो बेहतर काम कर ही रहे हैं। मुझे खुशी ये है कि आज इसके तरफ ध्यान मुखातिब होने करने का काम आज कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। आज हमने काम किया तभी वो उसके तरफ मुखातिब हो रहे हैं। काम नहीं किए होते तो वो मुखातिब नहीं होते, उनके लिए कोई एजेंडा नहीं था गाय। आज उनके लिए गाय एजेंडा हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि कम से कम देश की सबसे बड़ी जो मातृ शक्ति जिसको कहते हैं माता का स्थान है गाय,
उसके लिए चिंता अगर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश आज संरक्षित है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कारण है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बदला है, डेवलपमेंट हुआ है। चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम चर्चा करें, ये प्रतिबंध लगाने से लेकर के आज कई तरह के, जैसे लव जिहाद की बात हो रही है, कई तरह की बातें ऐसी हुई है जो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है। एक इतिहास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है, भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में 2022 में जबरदस्त तरीके से आएगी। न कांग्रेस, न सपा, न ये कहते हैं मायावती, कोई बचेगा नहीं। और आम आदमी पार्टी की तो जिक्र करना ही मुझे लगता है कि सब ये बेकार की बातें होगी, क्योंकि उनकी अपनी हैसियत दिल्ली से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है मृत्युंजय जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी से हलचल दिखाई देने लगी है। भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अब यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तमिलनाडु के किसानों ने भी अब गाजीपुर सीमा पर सोमवार को ऐलान किया है कि वो और उनके साथी चेन्नई से दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दूसरी ओर सरकार की ओर से किसानों को चिट्ठी लिखकर पूछा गया है कि वे अगले दौर की वार्ता कब करना चाहते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने क्रांतिकारी किसान संगठन के अध्यक्ष दर्शन पाल को चिट्ठी लिखकर वार्ता की तारीख पूछी है। इस चिट्ठी पर किसान संगठन विचार कर रहे हैं। इस बारे में मंगलवार सुबह किसान संगठनों की अहम बैठक होगी। सरकार लगातार संकेत दे रही है कि वह किसानों की आपत्ति सुनने और निराकरण करने के लिए तैयार है। वहीं किसान इस जिद पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। इस बीच किसान संगठनों ने अपने प्रदर्शन को धार देने के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। भाई जो कुछ हमारे लीडर जो नेतृत्व ऑर्डर करेगा नहीं, हम तो उनके साथ हैं, हम तो उनका अनुमान हाँ, जो कुछ भी कमाएंगे नहीं अगले 24 घंटे कमाए, 11 बंदियां ने कमाई, 21 बंदियां ने कहा बात निमाम करते हम तो सीधे हैं। तीनों कानूनी ठेगा जोड़ा ठेगा डांक मारो, सीधी बात है बस। हमने और बातें को नहीं करनी, मारा तो सीधा है। यू भाई हिंदी ठेगा हमने कौन चंदा कुछ भी, हमने अपना मारा ये अच्छा सरकार कह रही है बोले केस में तारा फायदा है, हमारा कोई फायदा को नहीं, हमने चंदा को नहीं फायदा, हमने तो पहले जोका छोड़ दिया।
और किसानों के मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय झा जी भारतीय जनता पार्टी से लगातार मौजूद हैं। इसके अलावा अखर जैदी जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैदी साहब, पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, अब एक बार फिर सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता भेजा गया है। देखिए, ये सरकार जो है ना, ये अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। किसान 3 डिग्री टेम्परेचर की ठंड में बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप ये देखिए कि पिछले 1 महीने से ये लोग वार्ता कर रहे हैं किसानों के साथ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। ये किसानों की मांग के सामने झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किसी तरह से किसानों की परेशानियों, और मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो बिल ये कह रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए हमने बनाया है, जिस इंसान के फायदे के लिए इन्होंने ये बनाया है वही लोग सड़कों पे बैठे हैं। तो इस बिल को बनाने से पहले इन्हें कम से कम किसानों के साथ बैठ के बात तो करनी चाहिए थी, और अगर किसान उसका विरोध कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं उनको सुन के उनके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट तो करना चाहिए। इस तरह की मीटिंगें कर करके, इस तरह से इनसे मुलाकातें कर करके कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। तो ये लोग जो हैं, ये कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। इनको किसानों की, अन्नदाता की कोई फिक्र नहीं है। वो ठंड में पड़े हुए इस चीज पर कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, और उल्टा उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, चाइना से जुड़े हुए हैं, वहां से सपोर्ट हो रहा है। इस तरह के इनके ऊपर भगत सिंह के वंशजों को ये आतंकवादी बता रहे हैं। इस सरकार को 2024 में ये किसानी उखाड़ के फेंकेंगे, आप देखिएगा। जैदी साहब, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मृत्युंजय जी, ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ठंड में किसान जो है इस समय ठिठुर रहा है, वहां पर है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि वो किसानों को मना लें। अभी अडानी की बात कर रहे थे, अंबानी की बात कर रहे थे, और जब खालिस्तानी पोस्टर वहां लग रहे हैं, खालिस्तान आंदोलन के समर्थक लोगों का पोस्टर लग रहे हैं, उमर खाली जो भारत के टुकड़े होने का बात कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो सुधा भारद्वाज है, ऐसे लोग जो गौतम लोग जो जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई के आंदोलन के लिए के साथ मांग कर रहे हैं, तो ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये साधु संतों का है, ये बैनर पोस्टर साधु संतों का लग रहा है क्या? क्या ऐसे लोग आंदोलन होते हैं क्या? आंदोलन के पीछे आप मकसद क्या है आपका? ये कौन इसको गाइड कर रहा है? और जहां तक हमारे मित्र बोल रहे थे, कौन से किसान आंदोलन में जा रहे हैं? ये सब ऐसे ही लोग हैं। पंजाब के अंदर किसानों के अंदर जो आज भी बिहार का कोई व्यक्ति अगर जा रहा है बेचने के लिए पंजाब के मार्केट में, तो उसको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने इसे खत्म किया है। कोई भी किसान कहीं भी जाके सामान अपना बेच सकता है, किसी की जबरदस्ती नहीं चलने वाली है। हमने हाटो मंडी को डेवलप किया है, लेकिन कहीं पर यह नहीं कहा है कि वो बेच नहीं सकता है, उसको कोई तरह का शुल्क नहीं लगेगा। किसान जब मिलने के लिए डेलीगेशन में आए, उन्होंने कहा कि एमएसपी जोड़िए, हमने एमएसपी जोड़ दिया। एमएसपी के दर पर किसान अपने सामान को बेच सकते हैं। ये बात की चर्चा किसान आंदोलन कर्मी ने किया, और हम लोगों ने इसको मान भी लिया, हमने इसको जोड़ भी दिया, अमेंडमेंट भी कर दिया। फिर उन्होंने हर बैठक में नया नया विषय बोलते हैं। इसका मतलब आप समझौता के मूड में नहीं है, आप चाहते हैं कि किसानों को बड़गलाना चाहते हैं। जितने भी आतंकवादी संगठन के लोग हैं, जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, इनके पीछे खड़ी हो गई है। आप इस किसान आंदोलन को, क्या मतलब है उमर खालिद को किसान आंदोलन से? क्या मतलब है सुधा भारद्वाज को किसान आंदोलन से? ये जो न्योता एक बार फिर से भेजा गया है वार्ता के लिए, वो किसे भेजा गया है? अगर आपके हिसाब से अब किसान वहां पर है ही नहीं, तो अब जो न्योता भेजा गया है किसे भेजा गया है वार्ता के लिए? क्योंकि वहां तो किसान है ही नहीं। कह रहे हैं कि आप जिस बात, हम तो ये दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने कि आप आइए, आप जो किसान बात कर रहे हैं, किसान के मुद्दे पर आकर के आप देश को तोड़ने वालों की गतिविधि को तेज मत कीजिए। देश तोड़ने वाले एकजुट हो रहे हैं, इससे देश की ताकत कमजोर होगी। ऐसे असामाजिक तत्व आज किसान आंदोलन के पीछे खड़े होकर ये आम किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस विषय की चर्चा समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन सारे विषयों की चर्चा होनी चाहिए जो किसानों के हित के लिए है, और सरकार को अगर किसानों के हित के लिए अगर झुकना भी पड़ेगा तो सरकार झुकेगी। लेकिन कोई ये चाहेगा कि हम अपनी मोनोपोली चलाएंगे, हम किसानों के सामान को जब अपने मनमौजी तरीके से खरीदेंगे और बाजार में बेचेंगे, ये नहीं चलने देगी ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती है, और उसको ये तय किया गया कि एमएसपी के दर पर अगर वहां पर वो सामानें खरीदती है, लगाती है,
किसानों को एमएसपी के दर पर ही किसानों को भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है अगर वो मृत्युंजय चाहे जी, कि इस होने समय पड़े किसान दाम पर नेता हम भी दे हमारे दें। साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रामपाल जाट जी जो कि किसान नेता हैं। रामपाल जी, एक बार फिर से वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, क्या किसान नेता जाएंगे सरकार से वार्ता के लिए? रामपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए रामपाल जी। रामपाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते। मृत्युंजय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर वार्ता रास्ता नहीं है तो फिर किस तरह से समस्या का रास्ता निकलेगा? अगर वार्ता से इसी तरीके से भागते रहे तो किस तरह से आप रास्ता खोजेगा इस समस्या के लिए? मंत्री जी खुद करके कृषि मंत्री जी ने पत्र जारी किया, गृह मंत्री जी ने स्वयं बुला करके वार्ता किया, और कई राउंड बात होने के बाद भी किसान कि जो आंदोलन चल रहे उस आंदोलन को रोकने के लिए उन्हें जो पहला विषय उनका था कि इसमें एमएसपी होना चाहिए, और हम लोगों ने उसको एमएसपी, माननीय अमित शाह जी ने एमएसपी जुड़वाया, और सारी बैठकें हर गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक सारा व्यवस्था इस काम में लगा है कि कैसे ये किसानों के हित की बात अगर हमसे कहीं कमी हो रही है तो उसको ठीक किया जाए। और जब ठीक करने की बात हो गई तो फिर नए नए एजेंडे ला करके क्यों आप चाहते हैं कि किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं? आज किसानों को हक नहीं मिलना चाहिए क्या? आज किसानों को क्यों हमने बिहार के अंदर में बाजार समिति खत्म किया? मैं बताना चाहता हूं, बाजार समिति के अंदर जो माल जाता था उस पर किसानों को औने पौने दाम में, लोग बड़े बीच में जो ठेकेदार होते थे बिहार में अभी भी कोई स्थिति ठीक नहीं है मृत्युंजय जी, आप कह रहे हैं बिहार में तो ये व्यवस्था खत्म करने के बाद स्थिति और खराब हो गई है। जरा अच्छे से आंकड़े पर गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बिहार के किसान की क्या हालत है। रामपाल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल जाट जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पल्लवी जी, पहुंच रही है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि एक बार फिर से वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, क्या लग रहा है किसान जाएंगे वार्ता के लिए? किसान सार्थक संवाद के लिए सदा ही तैयार है, किसानों की ओर से कभी मना नहीं किया गया। इसलिए सरकार अपना मन बनावे, दिल बड़ा करे और अपनी हट छोड़े। बड़े जो सरकार का तंत्र है, यदि वो हट छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार का मन बनने के लिए वार्ता भी हो जाएगी और वार्ता सफल भी हो जाएगी। और आपकी क्या मांग है कि पहले आप ये जो तीनों कानून है उसे रद्द कीजिए, उसके बाद आगे की वार्ता करेंगे? पल्लवी राजपूत, ये जो तीनों कानून है ये एक तो संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में राज्यों का अधिकार है, केंद्र को इन पर कानून बनाने का अधिकार है ही नहीं। दूसरा, ये जो कानून है ये मॉडल है निवेश आधारित विकास का, और निवेश आधारित विकास ये देश किसमें नहीं है। इस देश के खुशहाली का रास्ता तो खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है। सरकार को उस रास्ते पर आना चाहिए सबकी खुशहाली के लिए, और सरकार जब इस रास्ते पर आ जाएगी तो फिर उनको बड़े पूंजी वालों के घर नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछानी पड़ेगी, और ये जो समझ बैठे कि विकास का और खुशहाली का रास्ता बड़े पूंजी वालों का घर होकर जाता है, इसमें सुधार कर लेंगे तो सारा ठीक हो जाएगा। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, कृषि उपजों को व्यापार का विषय बनाना ये किसी भी ढंग से उचित नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए, जैसे पहले इसी कॉर्पोरेट जगत ने पहले बीजों पे कब्जा किया, फिर कीटनाशक दवाई पे कब्जा किया, फिर पानी पे कब्जा किया, ये एक एक चीजों पे कब्जा करते जा रहे हैं, और ये जो बचा था खेती का क्षेत्र अब इसमें भी कब्जा करने की सोच रहे हैं, और ये भी सरकार के सहयोग और संरक्षण से। इसलिए सरकार को उनको पहचानना चाहिए। अब तक जितने चीजों पर उन्होंने कब्जा किया है उनमें कहीं कोई भी उपभोक्ता लाभ में नहीं रहा, ये कंपनियां ही लाभ में रही है, कंपनियां मालामाल हुई है। इसलिए ये कहा जाए कि चिड़िया चुगने आती है, पूंछ कटाने नहीं, और हमारी सरकार ये इंतजार कर रही है कि बड़े पूंजी वाले आएंगे तो किसानों का लाभ होगा। ये सोच ही गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो कानून है इनको वापसी का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, सर्वोत्तम रास्ता है, सरकार को इस पर चलना चाहिए।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो वार्ता का प्रस्ताव भेजा गया है अब उचित संवाद दोनों पक्षों के बीच हो सके और इस समस्या का समाधान निकल सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि लगातार कृषि कानून के खिलाफ ये आंदोलन जारी है और किसानों का संघर्ष अभी भी इसी तरीके से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अब वार्ता के जरिए कोई ना कोई समस्या का समाधान निकल पाए। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने सिंघू बॉर्डर पर एएनबी न्यूज से खास बातचीत में सोमवार यानी कि आज चल रही किसानों की भूख हड़ताल को लेकर तमाम बातचीत की। लगातार जारी है। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार अलग अलग हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करती नजर आ रही है। सरकारी एजेंसियों की शमूलियत अब होनी शुरू हो चुकी है, यानी ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, वो दबाव बना रही हैं उन लोगों पर जो लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। योगेंद्र यादव हमारे साथ है, बातचीत कर देते हैं। सर, सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल का कहीं ना कहीं इंतजार आप भी कर रहे थे और हम लोग भी कर रहे थे कि कब ये एजेंसियां अपनी भूमिका अदा करती नजर आएंगी, और अब जो खबर आ रही है, कलाकार कह रहे हैं कि हमें ईडी का डर दिखाना शुरू हो चुकी है। ईडी की तरफ से कॉल आ रही है कि रेड हो सकती हैं, कुछ व्यक्ति इस तरह की कॉलें करवा रहे हैं, और जो आड़ती हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, उन पर इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। यानी इस तरह की राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं इस राजनीति को और क्या रणनीति बनाई है आपकी इस पूरी कमेटी ने कि सरकार का मुकाबला किस ढंग से अब किसान जत्थेबंदियां करती नजर आएंगी? जब सरकार घबरा जाती है, बौखला जाती है, तो थोड़ा मेंटल बैलेंस भी इधर उधर हो जाता है। और जो हकीकत है वो ये कि पंजाब में आड़तियों के ऊपर छापे कर रहे हैं, कलाकारों पे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों ने सिर्फ मोबिलाइज करने की कोशिश की ताकि वो जाके इसका सपोर्ट करें, उनमें 50 लाख रुपए का नोटिस दिया गया उनको कि 50 लाख रुपए की जमानत दो, नहीं तो तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे। इसकी जमानत किस चीज का नोटिस? ये जमानत दो, यहाँ पे बीकेयू जो उत्तर प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साथी हरपाल सिंह चंदौसी वगैरह के इलाके के, उनको पुलिस से नोटिस आया कि तुम शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे थे? गांव-गांव जाके कह रहे थे 3 कानून खराब हैं और हमें जाके दिल्ली में मोर्चे में जाना चाहिए। शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो, 50 लाख रुपए की जमानत दो, ये विश्वास दिलाने के लिए कि तुम ऐसा काम आगे कभी नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। ये 50 लाख का हो रहा है। हरियाणा में पुलिस हर जगह पे, हर नाके पे कोई ट्रॉली दिख जाए उसको रोक रही है, कोई झंडे वाली गाड़ी दिख जाए उसको रोक रही है। हमारे दिल्ली जयपुर हाईवे पे जो हम मोर्चा लगा के बैठे हैं, हरियाणा से किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा। हर तरफ की हथकंडे सरकार कर रही है, लेकिन जब जनता मन बना लेती है ना, तो ये सब हथकंडे ठीक हो जाते हैं। क्या रणनीति बनाई है अब सरकार के इन हथकंडों का जवाब देने के लिए? सरकार आंदोलन को और ऊपर उठाएंगे। हमने 5 फैसले लिए हैं। पहला कि कल से ही एक क्रमिक अनशन, 24 घंटे का अनशन, 11 लोगों की टीम यहाँ बैठेगी, वो अनशन करेगी 24 घंटा, फिर 11 लोगों की टीम बैठेगी। ये एक रिले हंगर स्ट्राइक यहाँ पे शुरू होगी और देश भर में हमने अपील की है कि जहाँ जहाँ पे किसान हैं बैठे हुए हैं धरने पे, वो सब इस तरह का एक अपना अनशन शुरू करें। दूसरा, 23 तारीख को चरण सिंह जी का जन्मदिन है, उसे किसान दिवस की तरह मनाते हैं। अन्नदाता को याद करते हुए एक टाइम अन्न छोड़ दें, लोग एक टाइम का खाना छोड़ दें। तीसरा, 26-27 तारीख को पूरे देश में हमने कॉल दिया है, जहां जहां एनडीए पार्टनर हैं बीजेपी के, उन पे चिट्ठियां दी जाएं कि आप बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ रहे। 26-27 को ही जो विदेश में इंडियंस हैं, उन इंडियंस को अपील की है कि आप एम्बेसी के पास जाएं, काउंसुलेट के पास जाएं, उन तक किसान का दुख तकलीफ पहुंचाएं। और आखिरी चीज़ 27 तारीख को प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। अब उनके मन की बात सुन सुन के कान पक गए हैं हमारे कि भाई किसान के मन की बात भी सुन लो। इसलिए अब 27 तारीख को जब वो अपने मन की बात करेंगे, हम थालियां खड़काएंगे उस टाइम, ताकि उनके मन की बात से इस देश का दिमाग प्रदूषित ना हो। यानी उन्हीं के लहजे में उन्हीं को जवाब देने की रणनीति बनी है। जी, अब सीख लेते हैं ना प्रधानमंत्री जी से, कई चीजें सीखनी पड़ती हैं, सीख गए हम भी हैं। 2 और तस्वीरों की बात करूंगा। एक बंगाल की तस्वीर आई अमित शाह की कि किसान के घर पे बैठ के, धरती पे बैठ के खाना खाते नजर आए, और आज सुबह दिल्ली से एक तस्वीर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां वो गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में जाते हैं, वहां पर नतमस्तक होते हैं। इन 2 तस्वीरों को किस नजरिए से देखते हैं?
दोनों में ही मुझे लगा, दोनों में मुझे अच्छा लगा और बुरा लगा। अच्छा लगा कि चलो अमित शाह जी किसान के घर खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मन में कसक हुई कि जी अगर खाना ही खाना था तो यहाँ सिंगू बॉर्डर पे आके लंगर खा लेते ना, 5-7 किसानों की बात भी सुन लेते, कितना अच्छा होता। प्रधानमंत्री रकाबगंज गुरुद्वारे गए, बहुत अच्छा लगा भाई, गए गुरुद्वारे। अफसोस ये हुआ प्रधानमंत्री को छुप के जाना पड़ता है। इस देश का प्रधानमंत्री बिना नोटिस दिए चोरी छुपे गुरुद्वारे में जाता है। भाई इतना डरने की बात क्या है, आओ ना गुरुद्वारे में लंगर छको, बैठो। लेकिन फिर भी मेरे को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी